नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फूलों की घाटी के बारे में। इसका अंग्रेजी नाम वैली ऑफ फ्लावर्स है और जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम जानेंगे फूलों की घाटी की विशेषता, इसका उत्थान और इसका महत्व। दूसरा हम जानेंगे इसका भौगोलिक क्षेत्र यानी कि भौगोलिक स्थिति। तीसरा हम जानेंगे फूलों की घाटी का इतिहास, किस प्रकार का फूलों की घाटी का इतिहास रहा है। चौथा हम जानेंगे फूलों की घाटी का भ्रमण का बेहतर मौसम कौन सा होता है, किस समय आप यहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं। पांचवा हम जानेंगे यहाँ पे आवागमन, किस प्रकार से आप यहाँ पे आवागमन कर सकते हैं, क्या क्या माध्यम है। छठा हम जानेंगे यहाँ पे पाए जाने वाली पुष्प प्रजातियों के बारे में, किस प्रकार की पुष्प प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है, क्या उनकी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फूलों की घाटी के बारे में और जानते हैं फूलों की घाटी की विशेषता और क्यों ये फूलों की घाटी इतनी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में आज जानने के लिए हम सब उत्सुक हैं। तो सबसे पहले फूलों की घाटी नंदा देवी का एक भाग है जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी का जन्म पिंडर से हुआ है, ऐसा माना जाता है। पिंडर, इसीलिए इसे पिंडर घाटी भी कहा जाता है। पिंड प्लस घाटी, पिंड का अर्थ है हिम, और घाटी का अर्थ है पहाड़ों का वो क्षेत्र जहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं निवास करते हैं। और यह भाग जो है यहाँ के मुख्य रूप से चमोली जिले की पिंडर घाटी का ही एक क्षेत्र है। पिंडर घाटी, यहाँ पे चारों तरफ से बर्फ की पहाड़ियां हैं और बीच में फूलों की घाटी है, विभिन्न प्रकार के फूल। और इस घाटी के मध्य से पुष्पावती नदी प्रवाहित होती है जो कि इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। पहली इसकी सुंदरता पुष्प, दूसरी इसकी सुंदरता बीच में नदी का प्रवाह, और सबसे बड़ी सुंदरता चारों ओर हिमालय, और उस हिमालय से उगता हुआ सूरज इसकी खूबसूरती में चांद लगा देता है। तो दोस्तों, इस घाटी में 2000 से अधिक पुष्प प्रजातियां पाई जाती हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, बट 2000 से अधिक पाई जाती हैं। और इसमें भी विशेष 500 से अधिक प्रजातियां ऐसी हैं जो अपनी कुछ अलग विशेषता रखती है। यानी कि ये 500 से अधिक जो विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों पुष्प हैं, ये जड़ी बूटियों के काम है, मेडिकल में इनका प्रयोग किया जाता है। और इनके इस खूबसूरती से इंसान अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस करता है। इस यहाँ आने से, इस घाटी में आप भ्रमण करोगे तो आपको पीस ऑफ माइंड, शांत मन, इस प्रकृति की खूबसूरती आपको शांति प्रदान करती है जो कि आजकल नहीं मिलती है कहीं भी। आप इस घाटी में जरूर आइए दोस्तों और यहाँ का भ्रमण का आनंद लें। इस घाटी, ऐसी घाटी आपने कहीं नहीं देखी होगी जहाँ पे इतना सुकून, इतना स्वच्छ जल के स्रोत, जिसका पानी मीठा होता है, क्योंकि ये हिमालय की गोद में बसा हुआ है और स्वयं भोलेनाथ यहाँ निवास करते हैं। तो ये वादी चारों ओर आपको प्रभु भगवान का फील महसूस होगा। और यहाँ की खूबसूरती, फूलों की जो खुशबू है, उसका जो मनमोहक दृश्य है, वो आपको बहुत ही अच्छा और तरोताजा फील कराएगा। और दोस्तों, अब जानते हैं इसका भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक स्थिति। तो दोस्तों, इसका भौगोलिक क्षेत्र जो है, यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है फूलों की घाटी। इसका राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो है 87.50 वर्ग किलोमीटर। और इस घाटी के मध्य में पुष्पावती नदी बहती है। और दोस्तों, अब जानते हैं हम फूलों की घाटी का इतिहास। सबसे पहले जानेंगे हम फूलों की घाटी की खोज किसने की, इसके खोजकर्ता, और किस प्रकार से ये विश्व के सामने आई
इस घाटी की जानकारी। इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ और उनके साथी आर.एल. वुडवर्थ ने लगाया था, जो कि संयोग से 1931 में कामेट पर्वत के सफल अभियान से लौट रहे थे और ये दोनों अपना मार्ग भटक जाते हैं और ये मार्ग भटकते भटकते फूलों की घाटी में पहुंच जाते हैं। फूलों की घाटी का वो आकर्षक मनमोहक दृश्य देख के ये आकर्षित हो जाते हैं और अचंभित रह जाते हैं और इसी घाटी से अचंभित होकर या उससे आकर्षित होकर फ्रैंक स्मिथ जी 1937 में दोबारा उत्तराखंड की इस घाटी में आते हैं और 1938 में वैली ऑफ फ्लावर नाम से एक किताब का प्रकाशन करते हैं, जिसमें इस घाटी के बारे में, इसकी विशेषताएं, इसके फूलों की खूबसूरती, किस किस प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है, सभी के बारे में इस पुस्तक में लिखते हैं और इसका प्रकाशन 1938 में करते हैं और यह विश्व के सामने इस खूबसूरत घाटी को ले रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सबसे प्रेरित होकर भारत सरकार ने 1982 में इस घाटी को यानी कि फूलों की घाटी को राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर घोषित किया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। और इस घाटी की खूबसूरती और प्रकृति की जैव विविधताओं की वजह से 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। तो दोस्तों ये था फूलों की घाटी का इतिहास, जो कि आज भी अपनी ओर आकर्षित करता है। और दोस्तों अब चलिए जानते हैं इसके भ्रमण का बेहतरीन मौसम। इस घाटी का भ्रमण का बेहतर मौसम जो माना जाता है वो है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये तीनों महीनों सर्वोत्तम माना जाता है फूलों की घाटी में भ्रमण का। और सितंबर महीने में ब्रह्म कमल खिलता है, जो कि साल में सिर्फ एक बार खिलता है और इस ब्रह्म कमल को उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह घाटी बहुत ही खूबसूरत है और अनेक प्रकार की जैव विविधताएं, खूबसूरती आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और आपको जरूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए। ये ट्रिप आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। इसमें आपको बहुत प्रकार की जानकारियां, फूलों की घाटी की विशेषता, वहां पे पाए जाने वाले पुष्प, वहां की सुंदरता, अपनी आंखों से आप उस नेचुरल व्यू को जो आप देखोगे तो आपको महसूस होगा, वो पीस ऑफ माइंड आप क्रिएट करोगे। तो दोस्तों आप जरूर विजिट करिए। और अब बात करते हैं हम यहाँ के आवागमन के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कितना यहाँ का जो डिस्टेंस है फूलों की घाटी से और किस किस मार्ग से यहाँ पे जाया जा सकता है। फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए चमोली जिले का अंतिम बस अड्डा यानी कि गोविंद घाट का जो डिस्टेंस है वो है आपका देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून से 250 और आप जो यहाँ का मार्ग तय करेंगे वो आप बस से कर सकते हैं, गवर्नमेंट बसें से, आप लोकल वाहन से जा सकते हैं, आप अपने जो पर्सनल गाड़ी, कार वगैरह से आप ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। और ये आपका जो अंतिम घाट है आपका गोविंद घाट, जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी 19 किलोमीटर है। और यहाँ से प्रवेश द्वार यानी कि पैदल जो मार्ग शुरू होता है आपका गोविंद घाट से चमोली फूलों की घाटी तक का जो डिस्टेंस दूरी है वो है आपका 13 किलोमीटर। जहां से लोग पैदल अंदर फूलों की घाटी में घूमते हैं तो उसकी लंबाई है आपकी 3 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है आधा किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये वादी बहुत खूबसूरत है, तो आप जरूर से जरूर यहाँ विजिट करें। और दोस्तों अगर आप हवाई मार्ग से जा रहे हो तो आपको विशेष ध्यान रखना है, आपका हवाई सफर का जो स्टेशन है वो है आपका जोली ग्रांट
देहरादून एयरपोर्ट। वहां से आप किसी भी लोकल वाहन से, गवर्नमेंट बसेस से आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप हरिद्वार से जा रहे हैं तो हरिद्वार से भी डायरेक्ट बस आपको गोविंद घाट की मिलती है। और अगर आप ऋषिकेश से जा रहे हैं तो ऋषिकेश से आपको चमोली के जोशीमठ और गोविंद घाट की डायरेक्ट बसें हैं, लोकल गाड़ी आपको मिलती है। तो दोस्तों आप जरूर से जरूर विजिट करिए, कोई टेंशन नहीं है आपको। ट्रैवलिंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, मौसम का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मौसम तो चेंज होता रहता है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे पाए जाने वाली विशेष प्रकार की प्रजातियों के बारे में। उस प्रजातियां नवंबर से मई माह के मध्य यह घाटी सामान्यतः हिमाच्छादित रहती है, यानी कि बर्फ से ढकी रहती है। और जुलाई और अगस्त माह के दौरान एल्पाइन जड़ों की छालों की पंखुड़ियों में रंग छिपे रहते हैं, यानी कि जो यहाँ पे पुष्प हैं, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, अपनी पंखुड़ियों में जो रंग छुपा के रखते हैं, वो जब उनके खिलने का समय आता है वो इस प्रकार से खिलते कि मानो कि प्रकृति होली खेल रही हो आपके जुलाई अगस्त सितंबर। और यहाँ पे ये विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां, गेंदा, मार्स, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ये सभी प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहाँ पे 2000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इसमें भी विशेष प्रकार की जो प्रजातियां फूलों की 500 से अधिक है, जो आज की डेट में आयुर्वेदिक में काम आती हैं, दवाइयों में, हर उसमें काम आ रहा है, जड़ी बूटियों के क्षेत्र में। तो ये भी एक विशेष बात है इस घाटी की। ये हमें मेंटल पीस के साथ साथ, मानसिक शांति के साथ साथ, हमारे अंदर प्रकृति के लिए जो एक्साइटमेंट है उसके साथ साथ अपनी और आकर्षित करने के साथ साथ हमें हेल्थ के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट दे रही हैं। और ये एक ऐसी घाटी है कि यहाँ पे विजिट करने मानो कि आप स्वर्ग में आ गए। यहाँ पे जो फूलों की खूबसूरती, बादलों की और बर्फ, सब कुछ आपको एक साथ देखने को मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप जरूर जाइए, यहाँ पे विजिट करिए। और दोस्तों यहाँ पे टिकट लगता है आपका घाघरिया गांव के पास से, यहाँ पे टिकट लगता है आपका, आई थिंक 150 रुपीज का टिकट लगता है। इसके बाद ही आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप इसी महीने जुलाई अगस्त सितंबर में जरूर यहाँ विजिट करने जाएं। इससे आगे पीछे ना जाए, क्योंकि आगे पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि इस समय यह मार्ग बंद रहता है, बर्फ से ढका रहता है। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अब मैं मिलूंगी आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।